हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन रेड क्लासेस। कैसे हैं आप सभी को गुड आफ्टरनून। आज की जो क्लास है ये इंग्लिश की क्लास है। मैंने टाइम टेबल शेयर कर दिया है। आपका टाइम टेबल कल से फॉलो होगा। आज जो मैं क्लास ले लूँगी जिस भी सब्जेक्ट की वो ले लूँगी, कोशिश करूँगी कि दूसरी मीटिंग में मैथ की क्लास लूँ, आपका वो भी स्टार्ट कर दूँ। फिलहाल आज की इस क्लास में हम इंग्लिश की दूसरी क्लास ले रहे हैं, ठीक है। कल हमने इंग्लिश की क्लास ली थी जिसमें एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था पहला चैप्टर और ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड को अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए पढ़ा था। अब हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि उसके बाद जितने मेथड है हम वहाँ से अपना स्टार्टअप करेंगे, ठीक है। आप शालिनी डेयर क्लास साथ बने हुए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नोट्स मैं आपको प्रॉपर तरीके से दे रही हूँ। मेहनत से मैं चीज़ों को अच्छे से पॉइंट आउट करते हुए बना रही हूँ ताकि आपकी हर एक चीज़ पूरी क्लियर रहे। आप नोट्स को मैं टेलीग्राम पे शेयर कर रही हूँ। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके टेलीग्राम चैनल आईडी एट नोट्स के नेम से मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन करिएगा और अपने नोट्स को प्रॉपर वे में अभी से ही बनाते चलिए, रिवाइज करते चलिए, यही आपके लिए बेस्ट होगा। चलिए देखते हैं आज की इस क्लास में क्या कंटेंट है जो हमें आगे पढ़ना है। एक मेथड हमने पढ़ा था जिसका शॉर्ट फॉर्म जीटीएम था, ठीक है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। मैंने आपको मेथड की लिस्ट बताई थी, उसमें दूसरा मेथड हमारा था डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में फुल डिटेल में समझेंगे, ठीक है। डायरेक्ट मेथड आपसे प्रश्न आएगा, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट मेथड, आप डायरेक्ट मेथड से क्या समझते हैं। ये आपको शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में लिखने को 2 लाइन का 3 लाइन का आ जाएगा, तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहला है कि इसकी ओरिजिन कहाँ से है, तो ये डायरेक्ट मेथड ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, कहाँ से उद्गम हुआ है, कहाँ से जन्म हुआ, तो आप बताएंगे फ्रांस। ये मैंने आपको पॉइंट आउट करते हुए इसलिए लिया हुआ है क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बनेगा, 5 आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, 25 नंबर का आपका पेपर, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो जो आपका ऑब्जेक्टिव का प्रश्न आएगा वो आपसे यही आएगा कि डायरेक्ट मेथड ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। तो आपको 4 ऑप्शन में से अलग 4 कंट्री का नाम दे देगा, एक कंट्री का, और आपको चूज करना रहेगा। तो डायरेक्ट मेथड फ्रांस से ओरिजिनेट हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डीलेट में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। फिर दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट मेथड। ये जो प्रिंसिपल है इसके अंदर क्या बातें कही गई हैं, ये क्या है डायरेक्ट मेथड। ये जो मोटिव है ना कि प्रिंसिपल मतलब कोई तथ्य है जो उठाया गया है कहीं से, तो वो जर्मनी से लिया गया है। जर्मनी में ऐसी चीज़ें होती थी तो वहाँ से ये चीज़ें लेकर अपने यहाँ इंक्लूड की गई है, ठीक है। ये फिलहाल नहीं पूछेगा आपसे, अगर पूछता है तो ये वाला क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट मेथड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, किस कंट्री से हुआ है, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे, एम ऑफ डायरेक्ट मेथड, उद्देश्य क्या है, उसका एक ऑब्जेक्टिव क्या है। जिस चीज़ को हम ये मेथड पढ़ रहे हैं या समझाया जा रहा है तो उसका मतलब क्या है, क्यों यूज़फुल है। तो स्पीक इंग्लिश टू इंग्लिश, आपको इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश में पूरी अच्छे से एकदम फ्लुएंसी के साथ बात करने के लिए डायरेक्ट मेथड का यूज़ किया जाता है। यही इसका एम होता है कि हर बच्चों को इतना मतलब समझा सकें या बता सकें कि वो इंग्लिश टू इंग्लिश स्पीक कर सकें, ठीक है। दूसरा है यूनिट ऑफ डायरेक्ट मेथड। मैंने आपको उसमें ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड में भी आपको यूनिट बताई थी और इसमें भी बता रही हूँ। उसमें क्या था, वर्ड था, इसमें क्या है, सेंटेंस है। क्योंकि इंग्लिश टू इंग्लिश स्पीक करने का मतलब कि आप वर्ड नहीं बोलेंगे, सिर्फ वर्ड वर्ड नहीं बोलेंगे, वर्ड वर्ड को मिला के आप एक सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि यूनिट जो है डायरेक्ट मेथड की वो है सेंटेंस। तो आपको जो आने वाला प्रश्न है, एक प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव में ये राइज होगा, अभी लिख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। दूसरा, ये यूनिट आपसे पूछ लेगा और एम भी पूछ लेगा। तो 3 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से यही मिल गए। इसमें से आ सकता है, पुराने पेपर्स में दिखाऊंगी आया हुआ है। मेथड यूज इन डायरेक्ट मेथड, कौन सा मेथड यूज होता है डायरेक्ट मेथड में, तो वो है इंडक्टिव मेथड। जानते रहिए, फिलहाल बहुत कम चांसेस है कि आपसे ये चीज़ पूछेगा। ये टेट सुपर टेट के लेवल पे पूछता है, मेनली टेट में देखा है मैंने ऐसा क्वेश्चन, तो ये टेट के लेवल पे आएगा। डीलेट के लेवल पे ये 3 आएगा। मेन्स ऑब्जेक्टिव और फोकस, जो मेन ऑब्जेक्टिव है या फोकस है वो किस पे है, तो आप कह सकते हैं 2 चीज़ों पे, एक स्पीकिंग और एक लिसनिंग, बोलना और सुनना। डायरेक्ट मेथड का मेन फोकस, मेन उद्देश्य जो है कि वो लोगों को, बच्चों को पहले तो सुनवाएं, क्योंकि बच्चा बोलेगा तभी जब वो चीज़ों को सुनेगा, वो दूसरों को सुनेगा केयरफुली, अटेंशन के साथ, उनको वक्त देगा, उनकी चीज़ों को सुनेगा, तभी वो प्रॉपर तरीके से बोल पाएगा, ठीक है। अब ये आपका हो गया। एक पॉइंट और है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अदर नेम। डायरेक्ट मेथड का और क्या क्या नाम है या हम उसको किस और नामों से जानते हैं।
आपको यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल जाएगा, या आपको जैसे पूछ लेगा कि नेचुरल मेथड क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल मेथड। इसमें ये नेचुरल मेथड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। द रिफॉर्म मेथड, द नेचुरल मेथड, द एंटी ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ठीक है। आपको इस तरह से कई सारे नाम मिलेंगे। आपको जो पूछा जाता है डायरेक्ट मेथड इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल मेथड, ये वाला ज़्यादा आता है। बाकी नाम दिया था इसलिए मैंने आपको बता दिया, आपकी बुक में था, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। लेकिन अगर इससे प्रश्न आपको बनता है, ऑब्जेक्टिव का प्रश्न क्वेश्चन आपका ये भी अराइज होगा, तो आपको ये डायरेक्ट मेथड ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल मेथड। आपको ये पूछ लेगा, चार आपको अलग अलग नाम देगा, आपको नेचुरल मेथड टिक करना होगा कि हम डायरेक्ट मेथड कहें या नेचुरल मेथड कहें, बोथ आर इक्वल, दोनों सेम है। आगे बढ़े, पॉइंट आउट करते हुए चीज़ों को मैंने क्लियर किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम है, एनी क्वेश्चन, आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। चलें आगे, नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पे डायरेक्ट मेथड के बारे में पूरी बातें बताई गई हैं, ठीक है। अब समझते हैं क्या चीज़ें। मैंने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करते हुए आपको अलग कलर से इसीलिए किया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। डायरेक्ट मेथड वॉज डेवलप्ड बाय मैक्सिमिलियन बर्नलिज्ड। ये यहाँ पे जो नाम है इनका, आपको ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में उम्मीद है कि देखने को मिलेगा, आया है। वैसे इनका नहीं एक मेथड है, उनका नाम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। दो मेथड ऐसे हैं जिनका नाम बहुत ज़्यादा पूछा, इसलिए मैंने इसका भी नाम आपको दिया कि क्या पता आपसे अराइज हो ही जाए। वैसे ऑब्जेक्टिव का ये प्रश्न बनता है। अब चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या है एक्चुअल में डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड इज़ अ मेथड, डायरेक्ट मेथड एक ऐसा मेथड है ऑफ टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश को टीच करने का, इंग्लिश को पढ़ाने का, बताने का, विच एम एट इंट्रोड्यूसिंग द इंग्लिश लैंग्वेज। इसका एम है, जिसका उद्देश्य है कि आपके सामने इंट्रोड्यूस करना इंग्लिश लैंग्वेज को, अंग्रेज़ी भाषा को आपके सामने ले आकर रखना, आपको सिखाना। क्या सिखाना? इंग्लिश सिखाना। डायरेक्टली टू द स्टूडेंट, डायरेक्टली स्टूडेंट को इंग्लिश में ही सिखाना। इन द सेम वे, इसी तरीके से, एज द चाइल्ड लर्न मदर टंग, जैसे बच्चे अपनी मदर टंग को सीख लेते हैं। क्या आप अपनी मातृभाषा बोलने के लिए किसी स्कूल में जाके हिंदी सीखते हैं? जी नहीं। आप इंग्लिश की कोचिंग करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स पढ़ते हैं, ना कि हिंदी। हमें हिंदी आती है क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है, हमारी मदर टंग है, इसलिए हम उसको सुनते हैं और सीख लेते हैं। अगर यही चीज़ का पूरा घर का इंग्लिश में रहेगा तो बच्चा इंग्लिश बोलेगा, हिंदी नहीं बोल पाएगा। तो क्या हुआ, हम डायरेक्ट सीख लिए ना, जैसे हमारा बर्थ हुआ, हमने चीज़ों को डायरेक्ट सीख लिया। वही चीज़ यहाँ पर डायरेक्ट मेथड का भी मतलब यही चीज़ कहा जाता है कि जैसे बच्चे मदर टंग को डायरेक्ट सीख लेते हैं बिना किसी चीज़ को ट्रांसलेट किए हुए, बिना उनको किसी चीज़ की कोचिंग दिए हुए, वैसे डायरेक्ट मेथड ये चाहता है, ये कहता है कि बच्चे इंग्लिश भी सीखे बिना किसी ट्रांसलेशन के, बिना किसी सपोर्ट के। जैसे हिंदी बोल रहे हैं वैसे वो इंग्लिश भी प्रॉपर तरीके से बोले। इसीलिए उस बात कही गई थी कि इनका एम होता है कि स्पीक इंग्लिश टू इंग्लिश। क्लियर है? समझ में आई बात क्या है, कैसे है? देयर इज़ अ नो यूज़ ऑफ ट्रांसलेशन, इसमें ट्रांसलेशन का कोई यूज़ नहीं होता है। ट्रांसलेशन मतलब कन्वर्ट करना। आपको इंग्लिश बोलनी है तो आप डायरेक्ट इंग्लिश बोलिए, नहीं कि पहले आप हिंदी उसकी लिखिए, हिंदी भी समझिए, फिर एक एक वर्ड की इंग्लिश लिखिए, फिर उसको आप प्रोनाउंस करिए, फिर आप उसको स्पीक करिए। ये कोई तरीका नहीं है। डायरेक्ट मेथड ये चाहता है, ये कहता है कि बच्चे इंग्लिश टू इंग्लिश पूरी प्रॉपर तरीके से बोले विदाउट एनी ट्रांसलेशन, बिना किसी ट्रांसलेशन किए हुए। स्टूडेंट ट्राई टू इमिटेट और लर्न इंग्लिश नेचुरली, वो अपनी पूरी कोशिश करें, बार बार प्रैक्टिस करें। मेक्स मैन परफेक्ट कहा भी गया है कि इससे क्या होगा कि वो नेचुरली इंग्लिश को प्रोनाउंस करने लगेंगे, नेचुरली इंग्लिश टू इंग्लिश वो स्पीक करने लगेंगे एज अ मदर टंग, जैसे वो हिंदी को करते हैं, विदाउट एनी ट्रांसलेशन, विदाउट एनी चेंजेस। क्लियर है? समझ में आया बात? सीधी सीधी मोटा मोटा बता दो। डायरेक्ट मेथड ये कहता है कि आप जैसे हिंदी बोलते हो बिना कहीं कुछ किए या चेंज किए या किसी और से सीखे कुछ भी, जैसे आप हिंदी पूरी तरीके से फ्लुएंसी के साथ बोलते हो वैसे आपको इंग्लिश भी बोलनी है। यही डायरेक्ट मेथड कहता है। इसका मोटिव यही है कि बच्चा अगर हिंदी बोल सकता है नेचुरली तरीके से, पूरी तरीके से मदर टंग अपनी बोल सकता है बिना किसी ट्रांसलेशन के, तो उसको इंग्लिश भी बोलनी आनी चाहिए। यही डायरेक्ट मेथड अपनी सीधी सी बात को रख रहा है। ठीक है, हर एक चीज़ का कंक्लूजन आपको समझना ज़रूरी है, तभी आप अच्छे तरीके से अपने तरीके से भी आप बना के इसको लिख सकते हैं। आप चाहिए तो यही भाषा लिखिए या अपने तरीके से जो भी आपको रहे आप लिख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश का पेपर आपको इंग्लिश में लिखना है, ये आप हिंदी में नहीं लिख सकते। मैं आपको समझा रही हूँ इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट देखिए। कुछ बातें और हैं।
डायरेक्ट मेथड ऑल्सो नोन एज नेचुरल मेथड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आउट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अलग कलर से डिफाइन कर लीजिएगा। डायरेक्ट मेथड को हम नेचुरल मेथड के नाम से भी जानते हैं बिकॉज द स्टूडेंट लर्न इंग्लिश इन नेचुरल वे, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट देखिए, स्टूडेंट लर्न एसोसिएट ऑफ अ वर्ड और सेंटेंस। स्टूडेंट सीखते हैं, बच्चे लर्न करते हैं, एसोसिएट करते हैं, जुड़ते हैं वर्ड के साथ, सेंटेंस के साथ, विद दियर मीनिंग, उनकी मीनिंग, उनके अर्थ के साथ, through demonstration, dramatization, role play and some other activities without using mother tongue। जैसे आप डायरेक्ट मेथड ये कह रहा है कि बच्चे को इंग्लिश टू इंग्लिश स्पीक करना सिखाना है, तो वो कैसे सिखाएगा? आप या तो बच्चे को बैठाओ, जैसे आप पूरा, जैसे आप उसको सबसे पहले माँ बोलता है तो उसको मॉम सिखाओ, डैड सिखाओ, एक्सेट्रा चीज़ों को सिखाओ, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, अंकल, आंटी, हिंदी को कोई वर्ड ही ना इंक्लूड करो, फिर आप ऐसे करके सिखाओ, तो ऐसे सिखाने में बहुत वक्त जाएगा। इसमें ये बोल रहा है कि स्टूडेंट लर्न, जब स्टूडेंट इंग्लिश को सीख रहे हैं, एसोसिएट ऑफ वर्ड, वो वर्ड से पहले एसोसिएट हो कि इस चीज़ की मीनिंग ये हम हिंदी में जानते हैं, इसकी इंग्लिश का जो वर्ड है, जो मीनिंग है वो ये चीज़ है। फिर वर्ड का कलेक्शन होगा तो उनका एक सेंटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। वर्ड्स में एक सेंटेंस, आप वर्ड से आप क्या कर रहे हैं, एक सेंटेंस को फॉर्म कर रहे हैं विद देयर मीनिंग, उनकी मीनिंग के साथ, उनके एक कंप्लीट सेंस के साथ, थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू, या आप उनको कोई रोल प्ले करने को कहते हो तो वो रोल में जब प्ले करेंगे तो वो उसमें इतना मगन हो जाते हैं कि उसमें कोई वर्ड आ रहा है या कोई चीज़ें आ रही, ड्रामा हो रहा है कहीं पे, या डेमोन्स्ट्रेशन देना है, डेमो में भी कोई चीज़ करनी है, तो वो चीज़ वो सीख जाते हैं कि जब मुझे इस जगह पे जब जाना है, करना है, कोई रोल प्ले करना है, तो ये वर्ड बोलना है, ठीक है। स्टेज पे कोई चीज़ परफॉर्मेंस करनी है तो आपको ये चीज़ स्क्रिप्ट के तौर पर मिलेगी, आपको लर्न करना होगा कि इस जगह पे हमको ये इंग्लिश का वर्ड बोलना है, तो वो चीज़ें क्या हो, पंच हो गई, उसको याद हो गई, उसको समझ में आया। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके उसका जो है ये फ्लुएंसी वाला इंग्लिश सीखने का तरीका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, और वो भी मदर टंग का कोई यूज़ वहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर इसके बारे में और कहा गया है, सो देयर इज अ नो इंटरफेरेंस ऑफ अदर लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशन। डायरेक्ट मेथड ये बात रिप्रेजेंट करता है, बता रहा है कि कोई भी अदर लैंग्वेज का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अगर इसमें इसका मेन मोटिव, मेन फोकस सिर्फ इंग्लिश को सिखाना है, वो इंग्लिश सिखाना चाह रहा है, वो इंग्लिश बच्चों को लर्न करवाना चाह रहा है, वो चाह रहा है कि बच्चे इंग्लिश टू इंग्लिश स्पीक करें, लेकिन कोई और अदर लैंग्वेज में इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए ट्रांसलेशन करने के लिए। यही बात डायरेक्ट मेथड एक रेफरेंस में कहता है। नेक्स्ट है डायरेक्ट मेथड इज अ मेथड। आप कई तरीके से, मैंने आपको समझाया कि डायरेक्ट मेथड है क्या, मैं आपको अलग अलग चीज़ें पॉइंट आउट करके सिर्फ इस वजह से दे रही हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ें, अगर एक टॉपिक से आप 5 से 10 टॉपिक, आप सब टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो कम से कम उसमें अगर 3 या 4 भी याद रहेगा तो इतने आप कैपेबल हैं कि बनाकर अपना आंसर अच्छे से आंसर राइट कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में नंबर थोड़े कम मिलते हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं रहते तो उनको काफ़ी दिक्कत होती है, ठीक है। और इसमें आपका ये सेक्शन काफ़ी ज़्यादा पूछने वाला, डायरेक्ट मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, डायरेक्ट मेथड इज अ मेथड ऑफ अ टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज, बाहर की विदेशी भाषाएं, स्पेशली अ मॉडर्न लैंग्वेज, थ्रू द कन्वर्जेशन, डिस्कशन, रीडिंग इन द लैंग्वेज इटसेल्फ, खुद से बात करना या खुद से ही रीड करना, विदाउट द यूज़ ऑफ द पीपल लैंग्वेज, बिना अपने जो कलीग्स हैं, जो पीपल्स हैं, उनसे बात करके या उनका सपोर्ट लेके, विदाउट ट्रांसलेशन, बिना किसी ट्रांसलेशन के, एंड विदाउट द स्टडी ऑफ फॉर्मल ग्रामर, और बिना ही आप एक फॉर्मल ग्रामर का रूल रेगुलेशंस, पूरा उनका प्रिंसिपल, उनके पूरे रूल्स पढ़ने के बाद आप ट्रांसलेशन सीखें। ये डायरेक्ट मेथड नहीं कहता है कि आप जैसे ट्रांसलेशन सीखना है या इंग्लिश बोलनी है तो पहले आप पूरा ट्रांसलेशन सीखिए, आप नरेशन सीखिए, आप टेंस सीखिए एक एक चीज़ को, तब आप जाके कहाँ पे क्या होगा उसके हिसाब से आप चेंज करके आप इंग्लिश को बोले। ये चीज़ डायरेक्ट मेथड नहीं कहता। वो ये कहता है कि जैसे आप मदर टंग को हिंदी सीखते हैं, क्या आप हिंदी सीखने के लिए पहले आप जाते हैं ग्रामर पढ़ते हैं, उसके बाद हिंदी आप प्रोनाउंस करते, जी नहीं। जैसे आपको हिंदी मदर टंग में नेचुरली फ्लुएंसी के साथ आप बोलते हैं आती, वैसे आपको इंग्लिश भी करनी है, ठीक है। क्लियर है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें दी गई हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। डायरेक्ट मेथड समझ लिया, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल वे में, एकदम आसान भाषा में मैंने आपको समझाया। आपको अभी भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे आस्क कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। चले आगे देखिए, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ये भी देखने को मिलता है आपको। डीमेरिट, मेरिट के नाम से भी मिल जाएगा। आपसे पूछेगा, कोई भी इन सारे टॉपिक्स को नहीं छोड़ेगा, क्वेश्चंस आते हैं
और मैंने ये चीज़ें जो वो आपको फॉर्म करके नोट्स बनाई हुई है, मेरे पास ठाकुर की पूरी बुक है, मैंने अभी रिसेंट में ही परचेज़ किया हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास बुक्स है, मैंने वहाँ से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट उठाई हुई है, कुछ मैंने गूगल किया हुआ है, ताकि आपको हर एक चीज़ सिंपल लैंग्वेज में मिले और आप अपना अच्छे से प्रिपेयर कर सकें, ठीक है। नोट्स इसीलिए प्रॉपर हर एक टॉपिक की दूंगी, सिलेबस से आप मैच करते रहिएगा। कोई भी अगर टॉपिक छूट जाता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप मुझे बताएं कि ये टॉपिक छूट गया, मैं वो भी कवर करवा दूंगी, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट देखिए, एडवांटेज में सबसे पहले क्या बातें हैं ये समझते हैं। ये पहला पॉइंट है, द फोकस इज़ ऑन ओरल प्रैक्टिस, क्योंकि यहाँ पे बात की गई थी इंग्लिश टू इंग्लिश बोलने की, तो बोलेंगे तो ओरलिटी में तो आएगा ही नहीं, ओरल चीज़ें आएंगी ना, मौखिक चीज़ें आएंगी ही। देयरफॉर द प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव, इससे क्या होगा, आपका प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगा। आप बोलेंगे, आप जैसे हिंदी बोल रहे हैं हर चीज़ के लिए, वैसे आप इंग्लिश बोलिए, धीरे धीरे करके वो चेंजेस आपके अंदर फॉर्मलाइज हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन टीचिंग वोकेबुलरी सच एज अ वर्ड, जैसे आप कोई वर्ड है, आइडियम है, दिस मेथड इज़ गुड, ये भी बहुत अच्छा तरीका है आपको इंग्लिश सीखने का। जैसे आप कट बैठी बोलते हैं, मुहावरे बोलते हैं, लोकोक्तियाँ बोलते हैं, वर्ड्स बोलते हैं, तो आप इन चीज़ों को हिंदी में बोलने के बजाय आप इंग्लिश में बोलिए, तो आपका जो एक डिक्शनरी आपके अंदर फॉर्मेशन होगा वो भी आपका इंग्लिश का सेट बनता जाएगा, उससे आप सीखेंगे, वो आपको हेल्प मिलेगी। तीसरा है, एज देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन, एक डायरेक्ट संबंध जो बन रहा है बिटवीन द थॉट्स, जो आपकी सोच है, एंड द एक्सप्रेशन, और जो आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, इट हेल्प, ये मदद करता है लर्नर को इन हैविंग अ गुड फ्लुएंसी, ये क्या करता है आपके अंदर एक अच्छी फ्लुएंसी को फॉर्मेट करता है। आप अगर वर्ड्स को बोल रहे हैं इंग्लिश में, आप आइडियम्स को यूज़ कर रहे हैं, आप फ्रेजेस यूज़ कर रहे हैं, ये आपकी थॉट, आपकी थिंकिंग के साथ एक ऐसा रिलेशन जो है एग्जिस्ट कर देगा, आपके एक्सप्रेशन को ऐसे फॉर्मलाइज कर देगा कि आप धीरे धीरे एक अच्छे लर्नर बन जाएंगे और आपकी फ्लुएंसी भी धीरे धीरे करके इम्प्रूव हो जाएगी। आगे चलिए देखिए फिर क्या कहा गया है, यूजिंग डायरेक्ट मेथड, जब आप डायरेक्ट मेथड को यूज़ कर रहे हैं, अ टीचर हेल्प्स स्टूडेंट, टीचर क्या करता है, स्टूडेंट की मदद करता है। हैविंग अ गुड कमांड ओवर इंग्लिश, इससे क्या होता है, आप टीचर की हेल्प ले लेते हैं और आपको धीरे धीरे इंग्लिश पर एक अच्छी सी कमांड पकड़ हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फोर्थ देखिए, इन दिस मेथड द टीचर प्रोसीड फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, इसमें क्या होता है, टीचर आपकी मदद करेगा, आगे आपको बढ़ाएगा, दिखाएगा, रास्ता बताएगा, हेल्प करेगा, पर्टिकुलर से आप जनरलाइज फॉर्म में। पहले आप जैसे इंग्लिश कभी बोलना है तो आप फंसते हैं, मतलब आपको एक हेजिटेशन रहती है, कैसे बोलेंगे, गलत हो जाएगा वगैरह वगैरह, रीज़न सबके पास रहते हैं, ठीक है। तो आप पर्टिकुलर चीज़ों को, जैसे कोई आप वर्ड जान रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों को कोई वर्ड जैसे जान, अक्सर पता चल जाता है, जिसको इंग्लिश बोलनी आती है वो प्रॉपर तरीके से बोलता है, जिनको नहीं आती, अगर उन्होंने 10-5 वर्ड सीख लिए तो वो जितनी बात बोलते हैं उस बात में वो उस वर्ड को इतना बार बार बोलते हैं जिससे समझ में आ जाता है कि आता तो नहीं है, बट ये है कि हाँ ठीक है, ट्राई अच्छा है, कोशिश है, धीरे धीरे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो कि पहले पर्टिकुलर हुआ, फिर बाद में वो जनरल हो गया, जब आप चीज़ों को रेगुलरिटी के साथ सीखने लगे, सीख गए तब, ठीक है। आगे चलते हैं, फिफ्थ है, इट मेक द टीचिंग इंग्लिश ईजियर, इससे क्या होता है कि इंग्लिश को पढ़ना, इंग्लिश को समझना आसान हो जाता है, बहुत सिंपली वे में आप समझ सकते हैं, एंड मोर प्लीजेंट वे में, एकदम शांत फुल वातावरण में। द टीचर यूज़ वेरियस इमेजेस, टीचर्स के लिए बहुत सारी इमेजेस को यूज़ करते हैं, पिक्चर्स को यूज़ करते हैं, ताकि वो अपने हर एक पॉइंट को या कोई भी है जिससे आपको समझा सके, बता सकें, आपकी इम्प्रूवमेंट ला सकें। सिक्स्थ है, दिस मेथड क्रिएट द सुटेबल इन्वायरमेंट फॉर द लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज, ये मेथड इतना बढ़िया मेथड होता है, अच्छा होता है, सुटेबल होता है, यूज़फुल होता है, कि ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है कि आप बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश भाषा को सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेवन्थ पॉइंट देखते हैं, कोशिश की है कि जितना अच्छी चीज़ें मैं आपको सिंपली वे में ले सकूँ आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। सेवन्थ पॉइंट देखिए, एज द यूनिट ऑफ स्पीच इस डायरेक्ट मेथड इज़ अ सेंटेंस, आपको बताया ना कि जो यूनिट है डायरेक्ट मेथड की वो क्या है, सेंटेंस थी। स्टूडेंट लर्न टू स्पीक कंप्लीट सेंटेंस, स्टूडेंट लर्न करते हैं, बोलते हैं कंप्लीट सेंटेंस विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हेजिटेशन के साथ। सो दे गेट कॉन्फिडेंस, उससे क्या होगा, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, विथ कमांड ओवर अ गुड इंग्लिश, ठीक है, एक अच्छी इंग्लिश की पकड़ के साथ कमांड हो जाएगा उन्हें कि हाँ ये चीज़ हम कर सकते हैं विथ फ्लुएंसी, विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। आगे चले,
अब बारी है डिसएडवांटेज की। एडवांटेज हमने देख ली कि क्या है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके अंदर क्या उसकी ज़्यादा क्वालिटीज़ है। अब उनकी कुछ डिमेरिट है, ये भी समझते हैं क्या है। पहला है एवरेज एंड बिलो एवरेज स्टूडेंट। जो बच्चे सामान्य हैं, औसत हैं, औसत से भी कम हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। आप सब में भी से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हिंदी मीडियम से हमेशा रहे हैं, तो उनको भी बहुत प्रॉब्लम हो, क्योंकि हिंदी मीडियम से जो बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन्हें ग्रामर तो आती है, इंग्लिश ग्रामर उन्हें प्रॉपरली तरीके से, बहुत सारे बच्चे को आती भी है, ऐसा नहीं बने कि उन्हें नहीं आती है, ठीक है। ऐसा मत कोई लोग अपने ऊपर लीजिएगा। मैं आपको एक जनरल बात बता रही हूँ, जैसा इंडिकेशन होता है कि ये देखा गया है कि अक्सर बच्चों को इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छे से आती है, लेकिन जो एक नॉर्मल इंग्लिश है, जो वैसी चीज़ें हैं, उनमें उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अब बहुत सारे लोग 8 तक ही पढ़े रहते हैं, बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिए पढ़ाई, एक्सेट्रा का रीज़न है। तो क्या हुआ, आपको पढ़ने में मदद होगी, इसीलिए मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में पूरी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आप जो है चीज़ों को समझ सकें। मेरी बात को सुनिए और वहीं बगल में नोट्स जब बनाइए, तो डायरेक्ट मेथड क्या है, जैसे मैंने आपको मोटे तौर पर बताया, वहीं बगल में आप 2 लाइन में हिंदी में लिख लीजिए, ठीक है। जिसको प्रॉब्लम है, जिसको समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, जिसको नहीं आ रहा है वो लिख सकता है। आप रिवाइज करिए, अपने तरीके से बनाकर लिख दीजिए, इतना आपका बढ़िया हो जाएगा। अब यहाँ पे बात इनकी डिसएडवांटेज में कह रहा है कि एवरेज और बिलो एवरेज जो बच्चे हैं, स्पेशली फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड। देखिए यहाँ पे भी बात कही गई, जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, फाइंड डिफिकल्टी टू ग्रैस्प द थिंग्स थॉट बाय दिस मेथड। इस मेथड के थ्रू उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस मेथड में पहले ही बात बोल दी गई कि कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा। जैसे डायरेक्ट आप मदर टंग को बोलते हैं, वैसे आप इसको भी बोलेंगे तो ट्रांसलेशन हुआ नहीं, तो रूरल बैकग्राउंड के बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये एक डेमेरिट इनकी काउंट हुई। दूसरी है, दिस इज़ एन एक्सपेंसिव मेथड। ये बहुत ज़्यादा ही खर्चीला मेथड है एज अ टीचर्स के रूप में। क्यों? इज़ टू यूज़ सम एड्स फॉर टीचिंग। इसमें क्या होता है कि आपको सिखाने के लिए बहुत सारे एड्स, मतलब वो टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहिए या एड्स की, दोनों एक ही चीज़ें आपको ले आनी पड़ती है, सिखाना पड़ता है। तो उसको सिखाने के लिए आप जब चीज़ें परचेज करेंगे तो पैसे तो खर्च होंगे ही, तो एक्सपेंसिव होगा। इन अर्ली स्टेज ऑफ लर्निंग, जो एक शुरुआती स्टेज होती है, बिगिनिंग होती है लर्निंग की, सीखने की, दिस मेथड इज कम्प्लीटली अनसक्सेसफुल। आप जो शुरुआत कर रहे हो, आप कोई चीज़ की शुरुआत कर रहे हो, आपने एक रूल पढ़ा था ना शिक्षण सूत्र में, सरल से कठिन की ओर। क्या कठिन से सरल आप पढ़ेंगे तो आपको आएगा? बताइए, सभी लोग कमेंट करते हुए बताइए, क्या ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं। इसीलिए यहाँ पे ये मेथड जो अर्ली स्टेज है, छोटे बच्चे हैं, एकदम बेसिक से, हाँ ये कहा जाता है कि आप शुरुआत से सिखाओ, ये ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके सिखाओ। तो उनको आप एट द एक झटके से आप पूरी चीज़ चाहोगे वो पूरा इंग्लिश इंग्लिश बोल लें, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो ये छोटे बच्चों के लिए या जो लर्नर है, बिगनिंग वाले हैं, उनके लिए एक अनसक्सेसफुल के मेथड पड़ जाता है, ठीक है। दूसरा देखिए, फोर्थ है इनकम्प्लीट मेथड। देखते हैं क्या है। डायरेक्ट मेथड एम्फसाइज ओनली ऑन द ओरल अपील। ये एम्फसाइज करता है सिर्फ मौखिक चीज़ों में। इट डज नॉट सूट एन एवरेज चाइल्ड। ये जो एवरेज चाइल्ड है उनके लिए सूट नहीं करता है, क्योंकि वो बोलने में बहुत दिक्कत महसूस करते हैं। दिस मेथड इज़ वन साइडेड अप्रोच। ये एक साइडेड अप्रोच है। इसमें वही बच्चे आएंगे जिनका पूरा इन्वायरमेंट जो है वो इंग्लिश का है, घर में भी माहौल पूरा इंग्लिश का है, सोसाइटी में भी, कलीग्स में, पीयर्स में, सिबलिंग्स में। तो उन लोगों के लिए तो इन्फ्लुएंस ही के साथ है। बट और सारी जगह जो है, क्योंकि एक बच्चा स्कूल में जाएगा, स्कूल वाले कभी किसी बच्चे को पूरी इंग्लिश नहीं सिखा सकते। क्यों? क्योंकि 8 बजे बच्चा गया, 1 बजे 1:30 बजे तक स्कूल रहता है लगभग, 2 बजे वो घर आया, 4 से 5 घंटे 6 घंटे वहाँ पे रहा, ठीक है। अब वहाँ पे तो ठीक है, डांट मार के डर के मारे उसने किया, अदरवाइज लेकिन घर पे आया और अगर हिंदी का ही माहौल है, ठीक है, खड़ी हिंदी या टूटी हिंदी बात की बात है, लेकिन वो घर में और ज़्यादा घंटे तो घर में रह रहा है, तो उसको वो चीज़ जो है मैच नहीं करेगी, तो उसको दिक्कत होगी, ठीक है। हैंस ओनली दो स्टूडेंट हैव द सेंसिटिव ईयर, जो बहुत सुनने में एग्रेसिव हैं, एंड द फेशियल टंग एंड वाइल बेनिफिट बाय इट। इससे कुछ वैसे ही बच्चे हैं जिनको बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव है, देखते हैं, लर्न करते हैं, सीखने की जिज्ञासा है उनकी, वो सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए नहीं प्रॉब्लम होती, अदरवाइज लोगों को बेनिफिट नहीं होता है जल्दी, ठीक है। आगे चल रहे हैं, फिर देखिए, इट डज़ नॉट अ गुड फॉर दोज चिल्ड्रन। ये उन बच्चों के लिए सही नहीं है, अच्छा नहीं है। हु लर्न मोर देयर आई, जो अपनी आंखों से, सिर्फ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना कि जो गूंगे होते हैं, उन जो अपनी संकेत वाली भाषा यूज़ करते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं, उनके लिए तो दिक्कत की बात है, उनके ऊपर अप्लाई ही नहीं होगा ये। बिकॉज देयर विजुअल अपील इज स्ट्रॉन्ग देन ओरल अपील, सो दिस मेथड इज इनकम्प्लीट। ये मेथड जो है उन बच्चों के लिए इनकम्प्लीट हो जाएगा।
5th पॉइंट यहाँ पे कहा गया है सुटेबल टीचर्स आर नॉट अवेलेबल। इस सब के लिए सुटेबल टीचर्स भी अवेलेबल नहीं मिलते हैं, ये भी एक देखने को रीज़न मिलता है। आज की यह क्लास यहीं तक। आज के इस वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश की क्लास 2 ली, जिसमें पूरा डायरेक्ट मेथड आपको मैंने एक एक पॉइंट को ब्रीफ में एक्सप्लेन किया विद देयर एडवांटेज विद देयर डिसएडवांटेज, क्या है, कैसे है, एम क्या है, यूनिट क्या है, सब कुछ मैंने ब्रीफ में आपको बहुत साधारण तरीके से समझाया। मुझे उम्मीद है कि इंग्लिश की यह दूसरी क्लास आपको समझ में आई होगी, रिलेट कर पाए होंगे आप। आज की यह वीडियो यहीं तक। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। इसके आगे का जो मेथड उसको पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलिए। कोई भी क्वेरी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक बात और कहना चाहूँगी, मैंने टाइम चेंज किया हुआ है। आपको दूसरी क्लास आपकी 7 बजे मिलेगी, ठीक है। एक क्लास हमारी रोज़ 12 बजे होगी और दूसरी क्लास हमारी रोज़ 7 बजे होगी। अब कोई भी नहीं बच्चा कहेगा कि टाइम चेंज करिए, ठीक है, क्योंकि आपको 7 बजे ना आप सब कोई खाना खाने बैठता है, ना ही कोई टाइम है कहीं घूमने का। तो आप इस टाइम पर फिर टाइम पे आइएगा। मैं आपकी रेगुलर क्लास कर रही हूँ, मैं आपका सपोर्ट कर रही हूँ, तो आपको भी दायित्व बनता है कि मेरी भी आप मदद करिए, ठीक है। चलिए बाय बाय, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं।